Good morning, students. I am Parveen, your social science teacher. Once again, I am back in front of you with a chapter number 4 Agriculture of Geography from Social Science, Part 2. In the first part, we have read importance of agriculture, type of farming, cropping pattern, food crop and food crop other than grains under major crops. Now in part second, we are going to begin with beverage crop. First beverage crop is tea. Tea cultivation is an example of the plantation agriculture. It is a commercial farming activity and commercial farming agriculture. It is an important beverage crop introduced by British government when they ruled in India before 1947. Now India is the third largest producer of the tea after China and Turkey. In this picture, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो टी का जो ये एक बहुत बड़ा फार्म है और इस फार्म के अंदर बहुत सारे लोग जो है लेबर है वो काम कर रही है. टी प्लांट ग्रो well in tropical and subtropical climate endowed with deep and fertile well drained soil rich in humus and organic matter. ये ऑर्गेनिक या जैविक रूप से और ह्यूमस इस मृदा के अंदर होना चाहिए, यानी इस सोइल में होना चाहिए. ये सोइल फर्टाइल होनी चाहिए और अच्छे से सूखी हुई होनी चाहिए. ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक क्लाइमेट होना चाहिए जिसके अंदर इस प्रकार की फार्मिंग हो सके. वार्म और मॉइस्ट फ्री जो क्लाइमेट है वो इसकी मेन रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ में यहाँ पे फ्रीक्वेंटली शॉवर भी होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर. ये सभी कृषि जो है टी की खेती के लिए ज़रूरी होते हैं. टी इज़ ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. जैसा आपने पिछले पिक्चर में देखा था, इट इज़ रिक्वायर्ड अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर. बहुत सारे मजदूरों की यहाँ आवश्यकता होती है. द मेन स्टेट्स वेयर टी इज़ ग्रोन: Assam, hills of Darjeeling and Jalpaiguri district, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh, Tripura. India is the leading producer as well as the exporter of the tea in the world. Next crop of beverage crop is coffee. Indian coffee is known in the world for its good quality. India produced 3.2% of the total world coffee production. Indian coffee variety name is Arabica, which came from Yemen. It has huge demand in the world market. It is cultivated on Baba Badangiri Nilgiri in Karnataka district, Kerala and also in Tamil Nadu. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आपको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मेनली आता है. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप सच एज वेजिटेबल एंड फ्रूट. वेजिटेबल्स की बात हम सबसे पहले करते हैं. 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन जो है वो इंडिया करता है. वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स के बारे में आप जानते हैं, जिनके मैं नाम फिर भी बता देता हूँ. पी है, कॉलीफ्लावर है, टमाटो है, पटेटो है, ब्रिंजल है, कैबेज है, ऑनियन है, बहुत सारे और भी हैं जो आप ईट करते हैं. फ्रूट्स की बात कर देते हैं. इंडिया प्रोड्यूस बहुत ट्रॉपिकल एज वेल एज द टेम्परेट फ्रूट्स. ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय, जो कि थोड़ा गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है. टेम्परेट जहाँ पे थोड़ा नम वातावरण होता है, जहाँ पे थोड़ी गर्मी कम होती है. मैंगोज आर ग्रोन इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. ऑरेंजेज आर ग्रोन इन नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में ही है, और चेरापूंजी, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा बारिश होती थी, मेघालय के अंदर पड़ता है ये. बनानाज आर ग्रोन इन केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. ये बनाना प्लांट आपको नज़र आ रहे थे. अभी हम बात करते हैं ग्रेप्स के प्लांट्स. आपको नज़र आ रहे हैं किस तरीके से ग्रेप्स की यहाँ पे
एग्रीकल्चर जो है कल्टीवेशन किया जा रहा है। लीची एंड guava is grown in Uttar Pradesh and Bihar. Grapes are grown in Andhra Pradesh and Maharashtra. Apple, pear, apricot and walnut are grown in Jammu Kashmir and Himachal Pradesh mainly. नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर आप देखेंगे रबर की बात करते हैं। रबर के आपको याद दिला दें, रबर जो उससे बनता है आपका टायर, ट्यूब और बहुत सारे जो है स्पोर्ट्स जो सामग्री है वो बनती है रबर से। रबर बैंड भी आप जो यूज़ करते हैं वो भी इसी से बनते हैं। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर special condition it is also grown in tropic and subtropic areas. It requires moist and humid climate. इसके लिए जो है moist जो है यानी कि नमी मुक्त और जो humid यानी कि जिसके अंदर जो थोड़ी सी नमी हो ऐसी जो होती है वो चाहिए होती है, जिसमें आजकल का जैसा मौसम है ना इस तरीके का क्लाइमेट थोड़ा सा ज़रूरत होता है, जहाँ पे कि रेनफॉल जो है थोड़ी ज़्यादा हो इस तरीके का, जिसमें 200 सेंटीमीटर जो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। टेम्परेचर जो है अबाउ 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अबाउ हमेशा होना चाहिए। रबर जो है इन दिस पिक्चर यू लुक वेरी वेल हाउ वी कैन कलेक्ट rubber from rubber plants. Rubber is an important industrial raw material. It is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman Nicobar Island and Garo Hills, Meghalaya. India ranked 5th among the world's natural rubber producer. तो इंडिया का क्या है रबर प्रोड्यूसर में 5th रैंक है। फाइबर क्रॉप्स कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, ये सारे जो हैं आपका फाइबर क्रॉप्स के अंदर आते हैं। ये 4 फाइबर क्रॉप्स इंडिया के अंदर जो है ग्रोन की जाती हैं। फर्स्ट 3 जो है सॉइल के अंदर ही ग्रोन होती है, जबकि जो सिल्क है वो सिल्क जो है ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म्स फेड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबेरी के जो लीव्स होते हैं ग्रीन लीव्स उनके अंदर सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है। उनका जो कोकून्स होते हैं वहाँ से जो है आपको ये सिल्क ऑब्टेन होती है। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म और द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नॉन एज सेरीकल्चर। इसके जो हम सिल्क्स को जो पालते हैं और जो ये प्रोडक्शन करते हैं सिल्क का उसको सेरीकल्चर के नाम से हम जानते हैं। ये कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन जो है खरीफ की फसल है। इट्स ग्रो वेल इन ड्राइड पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है टेक्सटाइल मिल्स के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। इट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन की ज़रूरत यहाँ पे होती है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है इसको ग्रो होने के लिए, यानी 6 to 8 मंथ्स का पीरियड चाहिए। ब्राइट सनशाइन जो है इस फसल को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होती है। ग्रो होने के बाद में जो कॉटन आपको नज़र आ रही है पिक्चर में उस तरीके का ये प्लांट पे कॉटन लगता है। फिर इसको यहाँ से तोड़ा जाता है और तोड़ करके फिर इसको अलग करके और फिर इसको फैक्ट्री में भेज करके फिर रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। इससे यार्न, कपड़े सब बनते हैं। इंडियाज़ रैंक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात में ब्लैक सॉइल मिलती है जिसकी वजह से वहाँ पे जो है कपास सबसे ज़्यादा होता है, कॉटन सबसे ज़्यादा होता है और वहीं पे इसकी कॉटन इंडस्ट्रीज़ भी वहीं पे सबसे ज़्यादा है, कॉटन मिल्स भी वहीं पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में भी ये होता है। इट इज़ नॉन एज गोल्डन फाइबर, जूट ग्रोन वेल एज वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन वेयर सॉइल आर रिन्यूड। जो जूट है वहाँ पे जो जूट ऐसी जगह पे उगाया जाता है जहाँ पे जो फ्लड आती है एवरी ईयर और वो जो सॉइल है वो एवरी ईयर रिन्यू हो जाती है। तो यहाँ पे जो है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती रहती है बार बार ऐसा होने से, तो वहाँ जूट ज़्यादा लगाया जाता है। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रोथ
बहुत अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय में इस प्रकार की जो जूट है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में जूट जो है वो देख रहे हैं इस पिक्चर में, इस तरीके से लगाया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गन्नी बैग, मैट, rope, yarn, carpet and other artifacts. Due to its high cost, it is losing market of synthetic fiber and packing material, particularly the nylon. अभी क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स में नायलॉन का इनका उपयोग बढ़ रहा है। ये सस्ता भी है और बहुत ज़्यादा टिकाऊ भी है, जिसकी वजह से लोग इसको परचेज़ कर रहे हैं। और जो जूट है वो काफ़ी कॉस्टली है और इसकी वजह से इसका मार्केट जो है आजकल काफ़ी डाउन जा रहा है। तो नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। भारत के अंदर जो जैसे ही आज़ाद होता है भारत, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे, मोर देन 2/3 पार्ट ऑफ द इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर और more than 75% people are engaged in agriculture activities. That's why India needs too many reforms to increase their production in agriculture. In 1960-70 में टेक्निकल रिफॉर्म्स के ही तहत ग्रीन रिवोल्यूशन एंड वाइट रिवोल्यूशन, दो जैसे जो रिवोल्यूशन थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इम्प्रूव किए जा सके एग्रीकल्चर की कंडीशन को। Indian government introduced green revolution to increase the agriculture production, such as we use of high yielding variety of seeds, fertilizer, pesticide, is modern machinery and other inputs. In white revolution, Indian government increase in milk production due to introduction of the technological and इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। यहाँ इन्हीं दोनों की वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन से जो खेती के अंदर पैदावार बढ़ी, लेकिन हालांकि ये मेनली जो थी केवल उत्तर भारत तक ही सीमित रह पाई, अदर पार्ट्स में इंडिया के ये देखने को नहीं मिली। वाइट रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसके द्वारा दूध के उत्पादन को बढ़ा दिया गया। 1980 एंड 90 के अंदर वेरियस प्रोविज़न फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस। अभी यहाँ पे जो क्रॉप इंश्योरेंस करने की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई, वहीं पे साथ ही साथ में जो बहुत सारे कोऑपरेटिव, ग्रामीण बैंक एंड अदर बैंक्स जो थे वो एस्टिब्लिश किए गए ताकि कि प्रोवाइड किया जा सके चीप इंटरेस्ट रेट के ऊपर फार्मर को लोन। तो इसके तहत भी बहुत सारा काम किया गया। इसी के साथ साथ किसान को केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम के तहत में भी स्कीम दी गई, जिसके तहत वो बेनिफिट उठा सकते थे। वेदर बुलेटिन और एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स चालू किए गए, जिसके द्वारा जो किसान था लाभ उठा सकता था। उससे पहले से पता होता था कब बारिश आने वाली है और मौसम किस प्रकार का रहेगा फसल के लिए, किस फसल के लिए कब क्या उचित रहेगा, उसी को देख करके वह फसल को उपजा सकता था। इसी के साथ साथ में जो किसान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अनाउंस कर दी जाने लगी और इसी के साथ साथ में प्रोक्योरमेंट प्राइस भी फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के लिए वो भी अनाउंस की जाने लगी ताकि किसान को एक अच्छा दाम फसल का मिल सके। कृषि दर्शन जैसे प्रोग्राम टेलीविज़न के ऊपर चलाए जाने पड़े लगे, जिसके द्वारा किसान को बहुत लाभ मिला। कब कौन सी फसल होनी चाहिए, कब कितनी मात्रा में बीज खाद कैसा डालना चाहिए, किस प्रकार का जो है फसलों का किस एनवायरनमेंट में कौन सी फसल कितनी अच्छी होगी। इसी के साथ साथ में जो सोयल की जो टेस्टिंग है और अदर चीज़ें हैं उसके बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ किसान को मिलने लगी। इसी के साथ साथ में एक भूदान ग्रामदान मूवमेंट जो था वो आचार्य विनोबा भावे द्वारा जो था लॉन्च किया गया। इसके अंदर आचार्य विनोबा भावे वाज वन ऑफ द ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर एंड रिफॉर्मर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। इन 1951 पांचोली, ए लार्ज विलेज विद अबाउट 700 फैमिलीज़, वो वहाँ जाते हैं। वो जो सर्वोदय मूवमेंट जो चल रहा होता है उस मूवमेंट के तहत विनोबा भावे जो है लगभग 300 किलोमीटर तक पैदल चलने की बात करते हैं अपने आश्रम से। और इसी के बीच में जब वो 19
51 में पांचोली पहुंचते हैं, जो कि एक लार्ज विलेज था जहां पे लगभग 700 फैमिलीज रहती थी, ऑफ होम अबाउट 2/3 वर लैंडलेस। ऐसे के अंदर वो गवर्नमेंट से बात करते हैं, कहते हैं कि जो सभी को, जितने भी लैंडलेस लोग हैं, उन्हें ज़मीन दी जाए। और जब वो ज़मीन देने में सरकार सफल नहीं होती है तो वे कहते हैं कि क्या गांव के जो अमीर लोग, ज़मीन रखने वाले लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इन 2/3 जो लोग हैं उनको भी जो है ज़मीन दी जाए। ऐसा करने पे जब विनोबा भावे गांव के अंदर जाकर एक हरिजन बस्ती के अंदर उन्होंने बात की तो वहाँ पे लोगों को पता चला और लोगों ने उनका स्वागत किया। और विनोबा भावे ने जब उनसे पूछा कितनी ज़मीन में सबके काम चल जाएंगे, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 80 एकड़ ज़मीन अगर मिलती है तो बहुत सारे लोगों को ज़मीन मिल जाएगी और उनका काम चल सकेगा। ऐसे में गांव के एक अमीर व्यक्ति रामचंद्रा रेड्डी ने 100 एकड़ ज़मीन दान करने की बात की और तभी से जो ये था, जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट जो था, वो अपने इस कार्य के लिए सफल हुआ और उन जो ज़मीन थी बहुत सारे लोगों को ज़मीन मिल सकी जिसके ऊपर वो लोग खेती कर सकते थे। और ये एक आंदोलन बन गया और ये आंदोलन आगे चलता रहा लगभग 20 सालों तक और बहुत सारे लोगों ने इसमें ज़मीन दान की। सरकार की मदद के बिना भी लोगों की हेल्प से बहुत सारे लोगों को ज़मीन मिल पाई। ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जो कि ब्लड लेस रिवॉल्यूशन था। इस क्रांति में किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ, नॉन वायलेंस के आधार पे यह पे पूरा का पूरा मूवमेंट चलता है और सफल भी रहता है। तो ये एक मूवमेंट था। इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ICAR एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेटरनरी सर्विसेज और एनिमल ब्रीड सेंटर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इन द फील्ड ऑफ द मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, ये सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दिया। और इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने एग्रीकल्चर को अच्छा बनाने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे काम किए। इसके बाद करते हैं फूड सिक्योरिटी सिस्टम। फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, बट इन द रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री आर मोर prone ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड अनसर्टेन फूड सप्लाई। यहाँ पे क्या है, फूड सप्लाई प्रॉपर नहीं है और लोगों को प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पाता। इसीलिए जो गवर्नमेंट ने है, इन ऑर्डर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, और इस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को श्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक डिज़ाइन किया ऐसा फार्मूला जिसके तहत उन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम को शुरू किया है। इसके अंदर जो है इट कंटेंस 2 कंपोनेंट। फर्स्ट बफर स्टॉक, FCI जो है यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बाय फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स विद द assured minimum supporting price. It was decided by the government. It then maintained their stock and used their stock in case of shortage of food. जब भी shortage of food होती है तो इस प्रकार की जो स्टॉक में जमा जो भोजन होता है, जो फूड होता है, वो लोगों तक पहुंचा करके लोगों को फूड की सप्लाई की जाती है। फूड सप्लाई करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके तहत जो स्टोर किया हुआ फूड ग्रेन है उस और जो अदर एसेंशियल अकोमोडिटीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं पुअर लोगों में, फैमिलीज़ को, जो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस के द्वारा। ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है फार्मर्स जो प्रोडक्शन करते हैं, FCI उसको परचेज़ करता है MSP पे और फिर MSP परचेज़ करने के बाद में वो स्टेट को देता है और स्टेट जो है इसको फिर फेयर प्राइस के ऊपर स्टोर्स के अंदर जो देता है और ये लोगों तक पहुंचता है। इसके बाद में हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट जो है बेस्ड ऑन इनकम के बेस के ऊपर जो है 2 कैटेगरीज़ में लोगों को, फैमिलीज़ को डिवाइड किया है। फर्स्ट है BPL, सेकंड है APL यानी कि अबाव पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन जो है उसको सिग्निफाई किया गया है किसके द्वारा, इनकम के द्वारा, और जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनके द्वारा, जिसमें फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स एट्सेट्रा आते हैं। प्राइस फॉर ईच कैटेगरी इज़ डिफरेंट। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर procuring and stocking food grain, whereas distribution is ensured by public distribution system। और इसी के अंदर जो है जो स्टॉकिंग वगैरह करने का काम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है और पब्लिक
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा उसको डिस्ट्रीब्यूट करके सबको भोजन अवेलेबल करवाना, फूड अवेलेबल करवाने का काम ये FCI का है। Impact on globalization on agriculture. Globalization is present at the time of the colonization. यहाँ पे बताया colonization जब था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे थी, तभी से हमारे यहाँ पे जो है ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट देखने पड़ा है, क्योंकि उस टाइम पे भी जो है हमारे यहाँ का जो कॉटन था वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और वहाँ पे जो है वहाँ के लोग उसे कच्चे माल के रूप में उपयोग करके क्लॉथ्स आदि बनाते थे, और वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही थी, और वहाँ का माल फिर यहाँ पे और देश के अलावा दुनिया में जा कर के फिर बिक रहा था। और उस समय भी हम जो इस ग्लोबलाइजेशन का शिकार हुए। और इन 1990 की बात करें तो तब हमने जब दोबारा हमने फिर से जो उदारीकरण की नीति को अपनाया, तो उसके तहत जो फार्मर्स ऑफ इंडिया जो है वो उनको फिर एक चैलेंज सामने आया ग्लोबलाइजेशन के अंदर। इसके तहत जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये ग्लोबलाइजेशन के तहत जो ये सबके लिए जो मार्केट खोल दिया, इंडियन जो फार्मर था वो अभी भी बाहर की जो अदर डेवलप्ड कंट्री थी उनके साथ में compete करने के लिए वो तैयार नहीं था, क्योंकि वहाँ की जो थे वो बहुत एडवांस थे, और हमारी जो कंट्री में जो फार्मर की कंडीशन है वो बहुत पुअर रही है। और लेकिन गवर्नमेंट ने जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो है कृषि फार्मिंग के अंदर जो है इसमें रिवोल्यूशन आया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है नाउ डेज में, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको भी आजकल फैशन चला है, जिसके तहत जो है इंडियन फार्मर प्रैक्टिस कर रहे हैं विदाउट फैक्ट्री मेड फर्टिलाइज़र एंड अदर केमिकल यूज्ड फर्टिलाइज़र के द्वारा, जिसमें जो ना तो वो कोई भी किसी प्रकार का केमिकल यूज करना चाहते हैं, ना ही वो पेस्टिसाइड यूज करना चाहते हैं, बल्कि वो जो ऑर्गेनिक जैविक कृषि को महत्व देने लगे हैं, जिससे क्या है एनवायरनमेंट को भी जो है उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। और ऐसे करने से उनकी फसल भी बढ़ रही है, उनका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, और इंडियन फार्मर्स जो है वो अब जो अपना जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको फॉलो करके एक ही जो उनकी लैंड है उससे मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रोन करने की कंडीशन में आ गया है, और वो धीरे धीरे अपनी जो है प्रोडक्शन को, अपनी जो इनकम को इंक्रीज़ करता जा रहा है, और वो साथ ही साथ में जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको भी धीरे धीरे रिड्यूस करता जा रहा है। तो ये आपका था